आज चलते हैं उस रात में, चलते हैं 29 नवंबर 2010, छत्तीसगढ़ का भिलाई शहर। सब कुछ ठीक चल रहा था। शाम को हजारों लोग के सामने राजीव दीक्षित ने 1.5 घंटे तक भाषण दिया। वीडियो गवाह है कि उनके चेहरे पर बीमारी का एक भी निशान नहीं था। रात के 9 बजे तक वह हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन फिर 10 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि सारी दुनिया पलट गई। रात 9 से 10 बजे पर वो गेस्ट हाउस के बाथरूम में गए। जब बाहर निकले तो पसीने से लथपथ थे। अब आप गौर कीजिएगा कि बाथरूम जाने से ठीक पहले तक वह ठीक थे। सवाल, क्या उस बाथरूम में कुछ हुआ या उससे पहले खाने पीने में शायद कुछ ऐसा था जो अब अपना असर दिखा रहा था। बाहर आते ही राजीव कहते हैं कि मुझे घबराहट हो रही है, शरीर टूट रहा है। कहानी यहाँ पर और उलझ जाती है। जब उनकी हालत बिगड़ी तो उन्हें तुरंत बड़े अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। समर्थक का आरोप है कि शुरुआत में इसे गैस या एसिडिटी समझा गया, जो शायद एक भारी गलती साबित हुई। जब उन्हें अस्पताल भी ले जाया जा रहा था तो एम्बुलेंस में बैठे लोग के बयान अलग अलग क्यों हैं। कोई कहता था कि वह दवा मांग रहे हैं, कोई कह रहा था कि वो भगवान को याद कर रहे थे, और फिर रात को 1 बजे डॉक्टरों ने कह दिया कि अब सब खत्म हो गया। रिपोर्ट में लिख दिया गया मैसिव हार्ट अटैक। लेकिन सवाल, क्या यह वाकई में दिल का दौरा था? और अगर दिल का दौरा था तो फिर आगे जो निशान मिले वह किस तरह इशारा कर रहे थे? राजीव दीक्षित की शरीर को देखने वाले के मन में गहरा संदेश था। मेडिकल रिपोर्ट में मौत की वजह कार्डिश बताई गई। विज्ञान भी कहता है कि नीला परना हार्ट अटैक में हो सकता है, जिसे साइनोसिस कहते हैं। लेकिन वहां मौजूद कुछ लोगों को यह बेहद असामान्य लगा। अनुभवी वैद्यों और समर्थकों का यह मानना था कि शरीर का रंग सिर्फ नीला नहीं बल्कि गहरा काला पड़ चुका है, खासकर होठ और नाखून के पास। फॉरेंसिक जांच में शरीर का इस तरह काला पड़ना कई बार शरीर में विषाक्त पदार्थों की मौजूदगी को इशारा करता है। इससे के अलावा कई गवाहों ने दावा भी किया कि उनके नाक और मुंह से हल्का खून भी निकला था। साधारण हार्ट अटैक में खून निकलना बड़ा दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, इसलिए पक्के तौर पर कहना मुश्किल है कि जहर था या हार्ट अटैक। लेकिन शरीर के उन अजीब निशानों ने लोगों के मन में यह सवाल जरूर पैदा कर दिया कि क्या मौत स्वाभाविक थी? तो फिर इन निशानों को अनदेखा किसने किया? वहाँ मौजूद इतने सारे लोग, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, क्या किसी को यह अजीब नहीं लगा था? या फिर सबने जानबूझकर अनजान बनने का फैसला किया? अब इस कहानी का सबसे बड़ा और चुभने वाला सवाल आता है कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? कानून और प्रक्रिया कहती है कि जब भी किसी बड़े व्यक्ति की मौत अचानक और अजीब अवस्था में होती है तो पोस्टमार्टम जरूरी होता है, ताकि सच सामने आ सके। बस एक छोटी सी जांच और फिर कुछ मिनटों में पता चल जाता है कि पेट में क्या था। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। लेकिन राजीव दीक्षित के मामले में एक अजीब निर्णय लिया गया। यह तर्क दिया गया कि वो एक संत जैसे थे, हम उनके शरीर को चीर-फाड़ नहीं करना चाहते थे। यह हमारी संस्कृति नहीं है। सवाल कि यह क्या तर्क आपको सही लगता है? स्थानीय प्रशासन, पुलिस भी शायद पोस्टमार्टम के पक्ष में थी, लेकिन किन्हीं अज्ञात कारणों या दबाव के चलते ऐसा नहीं हो पाया। अब यह फैसला उस दौर में किसने लिया था, यह आज तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि अगर उस दिन पोस्टमार्टम हो जाता तो आज 15 साल बाद आप और हम इस सवाल और संदेश के घेरे में ना घेरे होते। सच उस दिन साफ हो जाता,
उस सच को सामने ना आने देने की इतनी जल्दी आखिर किसे थी। लेकिन कहानी जो है वह शरीर और पोस्टमार्टम पर ख़त्म नहीं होती। राजीव दीक्षित की मौत के साथ एक और बात चर्चा का विषय बनी, वो था उनका डिजिटल डाटा। उनके करीबी सहयोगी और समर्थकों का दावा है कि राजीव जी अपनी मृत्यु के समय काले धन और भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ कुछ बड़े बड़े दस्तावेजों पर काम कर रहे थे, जो उनके लैपटॉप और हार्ड ड्राइव में सुरक्षित है। यह बात किसी रहस्य से कम नहीं है कि उनकी मृत्यु के बाद उनका सामान उनके परिवार को सौंपा गया, लेकिन रिपोर्टर्स की माने तो वह लैपटॉप और हार्ड ड्राइव उस सामान में मौजूद नहीं थे। सवाल, वो डाटा कहाँ गया? क्या वो खो गया या उसे हटा दिया गया? इस बारे में कोई पुलिस रिपोर्ट या पक्का सबूत आज तक सामने नहीं आया है। लेकिन क्योंकि अहम डाटा गायब हुआ था, इसलिए उस घटना को और भी ज़्यादा संदिग्ध मान लिया गया। आप सोचिए, एक मरे हुए आदमी के सामने में सिर्फ उसका लैपटॉप ही क्यों गायब हुआ? क्या यही वो वजह है जिसके लिए जान ली गई थी? वो डाटा मिटाना ये महज एक संयोग है या साजिश? अब इसका जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएगा। अब एक सवाल जो आपके जहन में आना चाहिए कि इसके पीछे कौन हो सकता है। शक की सुई तीन तरह घूमती है। पहला, विदेशी कंपनियां जिनका हजारों करोड़ों का नुकसान राजीव दीक्षित ने किया था, उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा निकल गया। दूसरा, माफिया जो लोग 5 की दवा 500 में बेच रहे थे, राजीव दीक्षित उनकी पोल खोल रहे थे। आज देखिए, बाजार में आयुर्वेद के नाम पर अरबों का धंधा हो रहा है। क्या राजीव दीक्षित इस धंधे के बीच में आ रहे थे? और तीसरा, अंदरूनी मतभेद। राजीव दीक्षित की बढ़ती लोकप्रियता के बीच कुछ दबी जुबान में होने वाली चर्चाएं भी सामने आई। यह बात छिपी नहीं थी कि 2010 तक उनका कद बहुत बड़ा हो चुका था और वह राजनीति में कदम रखने वाले थे। कुछ लोगों का मानना है कि विचारधारा को लेकर कुछ मतभेद हो सकते हैं। जहां राजीव दीक्षित स्वदेशी को पूरी तरह सेवा मानते थे, वहीं शायद कुछ और योजनाएं बन रही थी। हालांकि किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, लेकिन उनके अचानक चले जाने से पैदा हुआ खालीपन समर्थकों को बार बार सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह सिर्फ एक मौत थी या इसके पीछे कोई गहरी सियासत थी। 15 साल से ऊपर हो गए, सरकारें बदलती, नेता बदले, लेकिन राजीव दीक्षित की फाइल जिस धूल में दबी थी वही दबी रह गई। हादसा इसलिए लगता है क्योंकि कागजों पर हार्ट अटैक लिखा है, लेकिन हत्या ऐसी लगती है क्योंकि शरीर के निशान अजीब थे। पोस्टमार्टम रोका गया, लैपटॉप का पता नहीं। राजीव अक्सर कहते थे कि मैं रहूं या ना रहूं, यह देश रहना चाहिए। लेकिन आज हमें सोचना होगा, क्या हम उस देश को बचा पाएं जिसके लिए राजीव दीक्षित ने अपनी जान दी थी? ये सब दावे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला और फिर पोस्टमार्टम के सच को साबित करना नामुमकिन है। इसलिए शायद राजीव दीक्षित का सच हमेशा एक रहस्य रह जाएगा। हालांकि एक बात पक्की है कि राजीव दीक्षित मरे नहीं थे। उनके चाहने वाले उन्हें शहीद मानते हैं। उनका शरीर चला गया, लेकिन उनके सवाल आज भी हमारे बीच जिंदा है। और जब तक हम और आप यह सवाल पूछते रहेंगे राजीव दीक्षित की मौत का सच क्या है, तब तक उनकी क्रांति भी जिंदा रहेगी। फैसला आपको करना है, क्या यह साधारण मौत थी या फिर कोई गहरा राज ये कहानी राजीव दीक्षित की थी? अंतिम फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।